क्लास 11। आज हम शुरू करने वाले हैं हॉर्नबिल चैप्टर 4 द एडवेंचर। नाम से ही समझ आ रहा है कुछ खतरनाक होने वाला है, तो चलो शुरू करें सेंट्रल आइडिया के साथ। क्या कह रही है ये स्टोरी? द स्टोरी लुक्स अराउंड द आइडिया ऑफ पैरेलल वर्ल्ड्स। तो आसान भाषा में पैरेलल वर्ल्ड्स क्या है? पैरेलल वर्ल्ड्स इज एक अजम्पशन कि यहाँ एक और दुनिया है जो हमारी दुनिया के साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है, बट वहाँ चीजें कुछ अलग ढंग से हो रही हैं हमारी दुनिया के मुकाबले, क्योंकि उस पैरेलल वर्ल्ड के अंदर हिस्ट्री ने कुछ और मोड़ ले लिया। तो यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर हम इसी आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। It asks if there are other worlds out there that are very different from our own or not. So towards the end of the chapter एक क्वेश्चन हमारे माइंड में रह जाता है कि क्या सच में हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया एग्जिस्ट करती है, बट वहाँ इवेंट्स कुछ अलग हैं। The story also looks at the idea of free will and fate. इस स्टोरी के अंदर ना केवल ये साइंटिफिक एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल वर्ल्ड डिस्कस किया गया है, बट फ्री विल इज लोगों के पास इच्छा है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, इस आइडिया के बारे में बात की गई है। एंड फेट माने किस्मत। तो किस्मत में क्या लिखा है कौन जाने। एक दुनिया में आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, सब कुछ आपके हिसाब से सही चल रहा है, बट दूसरी दुनिया में व्हाट इफ चीजें बदली हो। प्रोफेसर गायतोंडे सोचते हैं कि ये एडवेंचर उनके साथ होना ही था। He thinks it helped him learn more about himself and the world around him. तो हमारे प्रोटोगनिस्ट जो इस चैप्टर के मेन लीड है, मिस्टर गायतोंडे या प्रोफेसर गायतोंडे जिन्हें हम कहेंगे पूरे चैप्टर में, वो टुवर्ड्स द एंड ये मान लेते हैं कि इस एडवेंचर को उन्हें एक्सपीरियंस करना ही था, क्योंकि इसके जरिए ना केवल अपने आप को बट वो दुनिया को और बेहतर ढंग से समझ पाए। टू सम अप, इस स्टोरी से हम सीखते हैं that there are other realities too apart from the ones we sense. हम समझते हैं कि शायद कुछ और सच्चाइयां भी हैं उन सबसे परे जो अभी चल रहा है, वो सब चीजें जो हमारे दिमाग में चलती हैं। शायद हम दिमाग में उनकी ऐसी इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि वो सब सच हो, बट टुवर्ड्स द एंड हम हमारी दुनिया में और हम रियलाइज करते हैं कि वो सब सिर्फ हमारा भ्रम था। कभी आपके साथ हुआ है कि आप अपनी लाइफ को लेके कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, सोच रहे हो, एंड अचानक आपके मन में थॉट आता है, व्हाट इफ मैंने आर्ट्स की जगह कॉमर्स ली होती? व्हाट इफ मैं इस स्कूल की जगह किसी और स्कूल में होता? व्हाट इफ मैं पढ़ाई में नहीं स्पोर्ट्स में अच्छा होता? ये सारे व्हाट इफ हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये भी क्या है, हम अपने आप में अपने मन में इमेजिन कर रहे हैं एक पैरेलल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी से बहुत अलग है। बट इन व्हाट इफ्स के बारे में सोचते सोचते कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज करते हो कि वो सब ख्याल तो आपका भ्रम बन जाते हैं, क्योंकि आपकी सच्चाई तो वो है जो आप आज हो। बट अगर आपको मौका मिले उस चीज को एक्सपीरियंस करने का, आपके उन सारे व्हाट इफ्स या एटलीस्ट उनमें से एक का आपको आंसर अगर मिल जाए और आप देख पाए कि आपकी दुनिया कैसी होती, व्हाट इफ अगर आप हिस्ट्री में कुछ और करते इंस्टेड ऑफ जो आपने किया, सब बदल जाता, राइट? कितना एडवेंचरस और कितना एक्साइटिंग होता वो सब जानना। तो प्रोफेसर गायतोंडे के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। तो चलिए समझते हैं क्या और क्यों एक्सपीरियंस किया उन्होंने वो एडवेंचर। बात करते हैं कैरेक्टर्स की। सबसे पहले तो हमने जान ही लिया प्रोफेसर गायतोंडे, उनका पूरा नाम गंगाधर पंत गायतोंडे, एंड दूसरे उनके खास मित्र राजेंद्र देशपांडे।
गायतोंडे साहब प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं, देशपांडे जी एक साइंटिस्ट। तो चलिए, चैप्टर की शुरुआत होगी एग्जैक्टली उस पॉइंट से जहां प्रोफेसर गायतोंडे पहुंच चुके हैं पैरेलल वर्ल्ड में, और उन्हें उस चीज का रियलाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि जब वो एक दिन सुबह उठे, उन्होंने अपने आसपास देखा और चीजें उन्हें काफी बदली बदली लगी। वो चीजें समझ रहे थे बट उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे कि ये दुनिया थोड़ी देखी देखी भी है बट यहाँ चीजें थोड़ी बदली बदली भी। मैं सो के उठा तो ये सब कैसे हो गया। तो अपने सवालों का जवाब ढूंढने वो पहले सोचते हैं कि मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ। तो अपने बेटे के पास जाने के लिए वो बैठ गए एक ट्रेन में, द जीजा माता एक्सप्रेस। सो वो जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट। सो पुणे से वो बॉम्बे के सफर पे निकल लिए एंड इट वाज कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। सो दो ट्रेनें थी उस टाइम पे, जीजा माता एक्सप्रेस और डेक्कन क्वीन। तो वो जिस ट्रेन में थे वो थोड़ी फास्ट थी। सो देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे। तो जब वो ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि आज के ज़माने में भी, अगर आप जानते हो, जो शहरों के आउटस्कर्ट्स होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं। बट अब जब वो पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं, वो देख रहे हैं ये कैसी दुनिया है जहाँ पुणे के बॉर्डर्स पे कोई इंडस्ट्री नहीं, कहाँ हूँ मैं। खैर, ये सोचते सोचते ट्रेन अपना पहला स्टॉप लेती है लोनावला, 40 मिनट। द घाट सेक्शन, अब यहाँ पे घाट वो बनारस के घाट नहीं है, यहाँ पे घाट्स आर द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, वो जो पहाड़ियाँ, हिली एरियाज टाइप, ठीक है। सो वो घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। अब घाट सेक्शन बिल्कुल वैसा ही था, वो पहाड़ बिल्कुल देखने में वैसे ही थे जैसा वो अपनी दुनिया में जानते थे। The train stopped at Karjat only briefly and went on at even greater speed. करजत स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन और तेजी से चल पड़ी। It rode through कल्याण। रोड थ्रू कल्याण मतलब इतनी तेज स्पीड से गई कल्याण स्टेशन से होती हुई। So meanwhile, the racing mind of a Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. अब ट्रेन के सफर में क्या करे, और बैठे बैठे वो प्लान करने लगे कि वो क्या क्या करेंगे बॉम्बे पहुंचने के बाद। सो इंडीड एज ए हिस्टोरियन उन्हें लगा कि ये सब मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले तो वो लाइब्रेरी जाएंगे, लाइब्रेरी जाके इतिहास की किताबें उठाएंगे और समझेंगे कि ये दुनिया में ऐसा क्या अलग है जो मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि किताबों में उन्हें उनके शायद सवालों के जवाब मिल जाए। That was the surest way of finding out how the present state of affairs were reached. क्योंकि जब वो अपने आसपास देख रहे हैं, उन्हें चीजें बदली बदली से लग रही, जैसी वो जानते थे चीजें वैसी नहीं दिख रही थी। तो इसके लिए उनकी किताबें उनका सहारा बनेंगी उनके सवालों का जवाब देने के लिए। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. और उन्होंने डिसाइड किया एक बार बॉम्बे हो आऊं, उसके बाद लौट कर पुणे में अपने दोस्त से मिलूंगा, वो शायद मुझे सब कुछ सही सही बता पाए। दैट इज अज्यूमिंग कि इस दुनिया में देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे। तो अभी वो सिर्फ एक अजम्पशन ले रहे हैं कि इस दुनिया में राजेंद्र देशपांडे एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, ट्रेन रुकी एक लॉन्ग टनल को पार करके, छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम था सरहद। सरहद साउंड सिमिलर राइट, इंग्लिश में बॉर्डर। सो खैर, एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। तो वहां आया एक एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म पहना और सबके परमिट्स चेक करने लगा। एंड दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहेब आस्ट। सो ट्रेन के अंदर उनके कंपेनियन थे, कंपेनियन मतलब एक को पैसेंजर जो साथ में उनकी जर्नी में थे। तो उन्होंने प्रोफेसर साहब को देख के बोला, यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश राज, तुम शायद पहली बार जा रहे हो इस तरफ, मैं समझ रहा हूँ ऐसा। यस, द रिप्लाई वाज फैक्चुअली करेक्ट। देखा जाए तो उनका पहली बार ही था।
गंगाधर पंत had not been to this बॉम्बे before. इस दुनिया के बॉम्बे में वो पहले कभी नहीं आए. तो खान साहब का उनको जवाब हाँ में देना बिल्कुल सही था. He ventured a question and खान साहब आप कैसे पहुंचेंगे पेशावर? तो यहाँ पे खान साहब बताने लगते हैं कि ये ट्रेन जाएगी विक्टोरिया टर्मिनस, जो आज का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है. आई विल टेक द फ्रंटियर मेल, वहां से मैं दूसरी गाड़ी लूंगा आज रात जो सेंट्रल की तरफ रहेगी. तो प्रोफेसर साहब ने पूछा हाउ फार डज इट गो, और कौन से रूट से? तो खान साहब बताने लगे बॉम्बे से दिल्ली, फिर लाहौर और फिर पेशावर. काफी लंबी जर्नी है बट परसों तक मैं पहुंच जाऊंगा. तो यहाँ पर ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं प्रोफेसर साहब खान साहब से? वो समझना चाहते हैं कि क्या क्या फर्क है इस दुनिया में और उस दुनिया में जिसे वो जानते हैं. देयर आफ्टर खान साहब अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगे, एंड क्योंकि गंगाधर पंत साहब बहुत अच्छे लिसनर थे तो वो सब चीजें सुनने लगे. फॉर इन दैट वे he was able to get some flavor of life in this India that was so different. खान साहब के किस्से सुन के उन्हें इस नए भारत का स्वाद चखने का मौका मिल रहा था जो उनकी नॉलेज वाले भारत से बहुत अलग था. The train now passed through the suburban rail traffic. अब जो है ट्रेन सबअर्बन रेल ट्रैफिक से होके गुजर रही थी. नीले कैरेजेस, उन पे लेटर्स छपे हुए बड़े बड़े GBMR ऑन द साइड. खान साहब ने बताया GBMR मतलब ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे. एक्सप्लेन खान साहब. सी द टाइनी यूनियन जैक प्रिंटेड ऑन ईच कैरेज. तुम देख पा रहे हो एक छोटा यूनियन जैक बना है हर कैरेज पे. ये एक हम लोगों के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर है. यानी GBMR लिखे हुए कैरेजेस उस एरिया में चलते हैं जो एरिया ब्रिटिश कंट्रोल में है, जो बॉम्बे बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोल में है. ठीक है. अब गजौंडे साहब को ये चीज बड़ी अजीब लगी क्योंकि उनके भारत में 1850s के दौर ब्रिटिशर्स नहीं थे, और अगर थे भी तो कुछ टाइम के लिए वो उनका कंट्रोल इंडिया पे नहीं था. तो ये सब क्या चल रहा है? द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड अपनी डेस्टिनेशन पे जाके वो पूरी तरह रुक गई, विक्टोरिया टर्मिनस, जहां उसे रुकना था. स्टेशन इतना साफ सुथरा, मतलब आज के टाइम पे आप रेलवे स्टेशन चले जाओ तो कभी देखा है एकदम क्लीन एकदम साफ सुथरे रेलवे स्टेशन जैसे हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं? नहीं ना. विक्टोरिया टर्मिनस पहुंच के कुछ डिफरेंट लगा प्रोफेसर साहब, और वो डिफरेंट चीज क्या थी कि वहां के रेलवे स्टेशन एकदम साफ सुथरे. द स्टाफ was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis और थोड़े बहुत ब्रिटिश ऑफिसर्स. तो मतलब पता लग रहा था कि ये एरिया ब्रिटिश कंट्रोल, क्योंकि ब्रिटिशर्स आर वेरी कीन ऑफ हाइजीन. उन्हें साफ सुथरा रखना अपने एनवायरनमेंट को बहुत पसंद है. ऐसा नहीं है हमें नहीं पसंद इंडियंस को, बट we have our habits, right? आप जानते हैं. As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. तो जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, गंगाधर पंत को दिखी एक बड़ी सी बिल्डिंग और उन पे छपे थे लेटर्स उस बिल्डिंग की पहचान के रूप में. और वो लेटर्स क्या थे? ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. काय तोंडे साहब कंफ्यूज कि ये क्या है भाई? यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज. प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मेनी शॉक्स, उसे पता था इस दुनिया में उसको कई झटके लगने वाले हैं, बट ऐसा झटका ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ईस्ट इंडिया कंपनी तो वुंड अप हो गई थी शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857. 1857 में एक वॉर हुई थी और उस वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स को काफी नुकसान हुआ था, तो वो वापस अपने देश चले गए थे, इंडिया में नहीं थे. बट ये क्या है? इतनी बड़ी बिल्डिंग, मतलब मैंने तो हिस्ट्री की किताबों में कुछ और पढ़ा था. येट हियर इट वाज, ईस्ट इंडिया कंपनी ये रही, नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग बनी हुई है उनकी छाप के रूप में, नहीं, ये तो ग्रो भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं. तो यानी हिस्ट्री ने
एक डिफरेंट टर्न लिया। इस दुनिया में, इतिहास के पन्नों में कुछ तो बदला, जिसकी वजह से आगे आने वाला सब कुछ बदल गया। Perhaps before 1857, 1857 से पहले कुछ तो ऐसा हुआ जिससे चीजें काफी ज्यादा बदल गई। How and when had it happened? He had to find out. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्हें पता लगाना था। ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि गयतोंडे साहब ने टाइम ट्रेवल किया, वो पास्ट में चले गए, नहीं, वो आज भी उसी वक्त में है, उसी दौर में है जिस दौर में वो अपनी दुनिया में थे। बट फर्क क्या है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में चीजें उनके आसपास बहुत अलग है। और उनके आसपास चीजें अलग होने का मतलब क्या है, पास्ट में कुछ तो अलग हुआ जिसकी वजह से उनका प्रेजेंट आज ऐसा दिख रहा है। तो उस पास्ट में क्या क्या अलग हुआ, वो उन सवालों का जवाब ढूंढने लाइब्रेरी जाने वाले। So as he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. तो जैसे मैंने कहा, उनके वर्तमान में, उनके प्रेजेंट में उन्हें चीजें काफी अलग दिख रही थी। तो ऑल्दो वो सारे रास्ते उन्हें नोन थे, बट उन रास्तों के नाम अलग थे। वहां पे बिल्कुल अलग तरह की शॉप्स और ऑफिस बिल्डिंग थी। कोई हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं जो वो जानते थे कि एग्जिस्ट करती है। इंस्टेड बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जो ब्रिटिश को सामान चाहिए होता है अपनी डे टू डे लाइफ में, उन चीजों की दुकानें थी। ऑफिसेज ऑफ लॉयड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, ब्रिटिश बैंक्स थे वहां पे। As in a typical high street of a town in England, मानो कि एक छोटे इंग्लैंड की मार्केट यहाँ बसा रखी है। खैर, he turned right along Home Street and entered Forbes building. तो वो फोर्ब्स बिल्डिंग में घुसा। वहां पे रिसेप्शनिस्ट से जाके वो बोला, आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज। विनय गायतोंडे हैं उनके बेटे, जो रियल वर्ल्ड में या उनकी दुनिया में फोर्ब्स बिल्डिंग में काम करते थे। तो देखने आए कि क्या यहाँ भी उनका बेटा काम करता है या नहीं। तो वो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, स्टाफ लिस्ट, देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉइज, सब चीज उन्होंने छान मारी, बट उन्होंने अपना सर नाम हिलाते हुए कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम ईदर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस। विनय गायतोंडे नाम का कोई इंसान ना तो यहाँ है, ना हमारी किसी ब्रांच में। और क्या आप श्योर है कि वो इसी ऑफिस में काम करते हैं? सो प्रोफेसर के लिए दिस वाज अ ब्लो। ये एक शॉक जरूर था, बट कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड नहीं, क्योंकि अगर वो खुद एग्जिस्ट नहीं करते इस दुनिया में, इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, क्या गारंटी थी कि उनका बेटा जिंदा भी होगा? क्या गारंटी थी कि वो पैदा भी हुआ होगा? कुछ तो इंटरेस्टिंग है इस दुनिया। और प्रोफेसर की एक्साइटमेंट वो चीज जानने के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। He thanked the girl politely and came out. वो उस लड़की को धन्यवाद बोलते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब बात आती है, वो रहेंगे कहाँ? क्योंकि ना वो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, ना उनका बेटा, तो उनके पास रहने की जगह नहीं थी। बट ये उनका नेचर था, इट वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम कि वो चिंता नहीं करते थे कि कहाँ रहूंगा, कहीं तो मिल ही जाएगा कमरा सोने को। His main concern was to make his way to the library. उन्हें किसी भी तरह लाइब्रेरी पहुंचना था ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, ताकि वो जान पाए कि इस दुनिया के इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि उनका प्रेजेंट आज इतना अलग दिखता है। सो ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, वो पहुंच गए टाउन हॉल। लंच करके वो टाउन हॉल पहुंचे, एंड यस, फ्यू, कुछ तो सेम है। टू हिज रिलीफ, टाउन हॉल वही था जहां होना चाहिए, एंड उसमें वो लाइब्रेरी भी थी जो होनी चाहिए थी। He entered the reading room and asked for a list of history books, including his. तो वो रीडिंग रूम में गए और उन्होंने कुछ हिस्ट्री की किताबें मांगी, इंक्लूडिंग द वंस जो उन्होंने खुद लिखी थी। उनकी लिखी 5 वॉल्यूम्स उनकी टेबल पे आई। उन्होंने शुरू से शुरू किया ये जानने के लिए कि किस पॉइंट से हिस्ट्री बदली। वॉल्यूम 1 में उन्होंने अशोका तक की हिस्ट्री पढ़ी, वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्त तक की, 3 में मोहम्मद गौरी, एंड 4 में औरंगजेब की मौत तक की हिस्ट्री उन्होंने पढ़ डाली।
यहां तक सब कुछ वैसा ही था जैसा वो जानते थे। इसका मतलब बदलाव कब आया? बदलाव आया 5वीं वॉल्यूम। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। आखिरी किताब में वो बदलाव आया था। सो रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, मतलब लाइन बाय लाइन केयरफुली, गंगाधर पंत फाइनली उस पॉइंट पे पहुंच गया, converged on the precise moment जहां पे हिस्ट्री ने एक डिफरेंट टर्न लिया। ये देख रहे हैं आप, एक मेजर इवेंट हिस्ट्री में बदल जाने से लाइफ कितनी बदल जाती है, राइट? ये गंगाधर पंत एक्सपीरियंस कर पा रहे थे एंड वो लकी थे कि उन्हें वो एग्जैक्ट मोमेंट मिल गया। वो ढूंढ पाए हिस्ट्री में वो बदला हुआ इवेंट जिससे वो समझ पाए कि ऐसा क्या हुआ कि आज की दुनिया इतनी अलग है। So that page in the book described the battle of पानीपत। So पानीपत की बैटल में वो सारा चेंज आया एंड इट मेंशन्ड कि मराठास वो वॉर जीत गए थे, जबकि उनकी रियलिटी में, हमारी रियलिटी में मराठास वो जंग हार गए थे। और इसी वजह से ब्रिटिश राज धीरे धीरे इंडिया पे इस्टेब्लिश हुआ था और हम ब्रिटिशर्स के गुलाम बने थे, आज़ादी की जंग हुई थी एंड हिस्ट्री इज एज वी नो इट टुडे, जैसा हम जानते हैं, जैसा हमने किताबों में पढ़ा है। बट इस हिस्ट्री में क्या हुआ? मराठास जीत गए। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army जो सदाशिव राव बाहू और उसके नेफ्यू विश्वास राव लीड कर रहे थे। यानी क्या हुआ था, अब्दाली की ट्रूप को हरा के उन्हें वापस काबुल की ओर रवाना करके मराठा लीडर्स सदाशिव राव और उनके भतीजे विश्वास राव ने बैटल ऑफ पानीपत जीत ली थी, जहां से इतिहास के पन्ने पलट गए। किसके फेवर में? इंडिया के फेवर में, भारत के फेवर। So the book did not go into a blow by blow account of the battle itself. अब उस किताब में उस पर्टिकुलर बैटल का एक एक इंसिडेंट डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ था। Rather, उस किताब में क्या डिस्कस हुआ था कि उस बैटल के जीतने की वजह से इंडिया में पावर स्ट्रगल में कैसे बदलाव आए। गंगाधर पंत ने उस अकाउंट को ध्यान से पढ़ा एंड इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबली हिज। उसे पता था कि जिस तरह से ये किताब लिखी गई है वो ही ऐसी चीजें लिख सकता है, yet he was reading the account for the first time. वो अपनी ही लिखी किताब पहली बार पढ़ रहा था, क्योंकि ये पैरेलल वर्ल्ड में हो रही चीजें थी जो उसने रियलिटी में एक्सपीरियंस की नहीं थी, बट लाइफ ने उसे ये एडवेंचरस चांस दिया कि वो जाके उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाए। Their victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. So Battle of Panipat जीतना ना केवल मराठास के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी, बट इससे मराठास अपना पूरा कंट्रोल पा पाए नदर्न इंडिया पे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट्स होती हुई देख रही थी फ्रॉम द साइडलाइंस, उन्हें ये मैसेज मिल गया कि उनका भारत पे काबू पाना मुमकिन नहीं है। They got the message and temporarily shelved its expansionist program. इसका मतलब उनके जो इरादे थे धीरे धीरे भारत पे कब्जा करने के, उन्होंने उन इरादों को पीछे खींच लिया। उन्होंने अपने सारे प्लान्स जो उन्होंने किए थे कि अगर मराठास हार जाएंगे तो इस तरह हम इंडिया को टेक ओवर करेंगे, उन्होंने जैसे ही देखा मराठास जीत गए हैं, उन्होंने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780. पेशवास के लिए इस सब का क्या मतलब था कि अब क्योंकि ब्रिटिश राज तो इंडिया पे होने नहीं वाला, तो उनका राज चलेगा, यानी वो लोग इंडिया को शेप करेंगे। सो बाबू साहेब ने काफी सालों तक इंडिया को सही डायरेक्शन में लीड किया और उसके बाद उनके बेटे विश्वास राव और जो उन सब में एक ट्रबल मेकर थे दादा साहेब, उनको
पीछे कर दिया गया. He was relegated to the background and he eventually retired from state politics. So दादा साहेब जो हिस्ट्री में एक बहुत एक विलन कैरेक्टर जिन्हें हम कहते हैं उस तरह का रोल अदा करते थे. दादा साहेब और विश्वास राव ने उन्हें पीछे का रास्ता दिखा के पीछे बिठा दिया और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इन स्टेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना भी बंद कर दिया क्योंकि उन्हें दिख गया कि उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता. और इसीलिए इस दुनिया का, इस पैरेलल दुनिया का भारत बहुत तेजी से ग्रो कर पाया और फ्लरिश कर. टू इट्स डिसमे ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर. टू इट्स डिसमे मतलब ये चीज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अच्छी नहीं थी. उन्हें एक झटका लगा क्योंकि उन्हें दिख गया कि मराठा रूलर्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज दे आर. तो उन्हें कांटे की टक्कर मिलने वाली थी इस नए भारत के अंदर. He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. तो विश्वास राव एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में आगे आए. वो और उनके भाई माधव राव ने मिलके ना केवल पॉलिटिकल साझेदारी बट अपनी हिम्मत और साहस के चलते धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस पूरे भारत पे दिखाया. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रिड्यूस हो गई सिर्फ कुछ कुछ एरियाज ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. तो यानी पूरे भारत पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था. वो अब सिर्फ छोटे छोटे पॉकेट्स में लीड कर रहे थे 3 इलाकों में, जस्ट लाइक उनके यूरोपियन राइवल्स पोर्टुगीज और फ्रेंच. जैसे पोर्टुगीज और फ्रेंच का एक छोटा छोटा कंट्रोल था गोवा और पौंडीचेरी वाले एरियाज में, इसी तरह ब्रिटिशर्स का भी बहुत छोटा कंट्रोल रह गया था इस नए भारत में, सिर्फ बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता वाले इलाकों में. तो कितना अच्छा लग रहा है ना इस नए भारत की कहानी देखकर और सुनकर. फॉर पॉलिटिकल रीजंस द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल regime alive in Delhi. अब ये उनका एक पॉलिटिकल मूव कह लो, एक स्मार्ट राजनीतिक पैतरा कह लो, पैतरा इज द वर्ड राइट. उन्होंने ये पैतरा आजमाया कि जो पपेट मुगल रिजीम थी, पपेट मुगल रिजीम का मतलब ऑल्दो मुगल्स का राज था दिल्ली में बट उसको कंट्रोल वो खुद कर रहे थे. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of technological age dawning in Europe. 19वीं सदी में भी ये de facto rulers आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड रूलर्स, खुद से वो रूलर बने हैं, ना कि लोगों ने उनको चुना. तो ये जो de facto रूलर्स थे फ्रॉम पुणे, they were smart enough, they were careful enough, they were clever enough. ये सारे में सिनोनिम्स दे रही हूँ आपको आसान, एस्ट्यूट के मतलब वो इतने समझदार थे कि उन्हें समझ आ गया टेक्नोलॉजिकल एज दूर नहीं. तो जितनी जल्दी हम टेक्नोलॉजी को अपनाना सीख जाएंगे उतना अच्छा हमारे इस नए भारत के लिए होगा. तो उन्होंने ये चीज समझ ली थी. सो दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. 19वीं सदी से ही उन्होंने साइंस एंड टेक सेंटर्स इंडिया में बनाने शुरू कर दिए. एंड हियर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका दिखा अपना इन्फ्लुएंस लेके आने का भारत के अंदर. उन्हें एक चांस दिखा कि इस डोमेन में तो हमारी एक्सपर्टीज है, तो हम जरा पेशवास के साथ हाथ मिलाए और भारत पे कुछ तो काबू पाए. तो उन्होंने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद ऑफर करी और एक्सपर्ट्स को भारत में भेजने का प्रॉमिस किया. पेशवाज ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया बट सिर्फ लोकल सेंटर्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए. क्यों सिर्फ बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी थी? क्योंकि यही 3 जगह थी जहां से मेजर ट्रेड होता था. तो यहीं पे साइंटिफिक सेंटर्स बना के ब्रिटिश को बोला गया चीज़ों को संभालने के लिए. कब तक? जब तक हमारे लोग वो सब सीख नहीं लेते और इस लायक नहीं बन जाते कि आगे और लोगों को वो स्किल्स पास ऑन कर सके. सो देख रहे हो कितने स्मार्ट थे पैरेलल वर्ल्ड के रूलर्स. ये 20th सेंचुरी से कुछ और चेंजेस भी आए, वेस्ट से इंस्पायर्ड. इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी. भारत एक डेमोक्रेसी की ओर बढ़ गया. बाय देन पेशवाज ने अपना एंटरप्राइज खो दिया था एंड धीरे धीरे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग उनकी जगह पे आने लगे. जो दिल्ली सल्तनत थी
उन्होंने ये ट्रांजिशन सरवाइव किया क्योंकि उनका कोई रियल इन्फ्लुएंस दिल्ली पे था ही नहीं, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पीछे से उन्हें पेशवाजी कठपुतली बना के चला रहे थे। जो शहंशाह ऑफ दिल्ली थे, अब सिर्फ रबर स्टैम्प पे उनका चेहरा रह गया था। जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट चीज़ें करती थी बस उनका चेहरा एक स्टैम्प की तरह यूज होता था, कोई रियल पावर या रियल डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास नहीं थी। यानी 19वीं सदी में ही भारत एक डेमोक्रेटिक देश बन गया था। जैसे जैसे वो ये सारी चीज़ें पढ़ता गया, गंगाधर पंत मन ही मन खुश हो रहा था कि ये भारत कितना अच्छा है उस भारत से जिसकी हिस्ट्री वो जानता है। ये एक ऐसा देश था जहाँ स्लेवरी नहीं थी, जहाँ हम गुलाम नहीं बने ब्रिटिश के। ये भारत सेल्फ सफिशिएंट होना, यानी अपने पैरों पे खुद खड़ा होना, खुद के दम पे सीखा और अपनी इज्जत अपने दम पे कमाई, ना कि इसको भीख मांगनी पड़ी इज्जत कमाने के लिए। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजंस, भारत ने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सबकॉन्टिनेंट। यानी ब्रिटिशर का रूल सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे तक सीमित रहा, और वो भी एक लीज साइन हुई, ऐसा नहीं हमेशा हमेशा के लिए। एक लीज साइन हुई थी और वो लीज एक्सपायर हो जाती साल 2001 में। यानी सिर्फ साल 2001 तक ब्रिटिश भारत में बॉम्बे एरिया में एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद वो भी नहीं। तो इस नए भारत की कहानी पढ़ के प्रोफेसर गायतोंडे बहुत प्राउड और हैप्पी फील कर रहे थे। बट इसके आगे क्या, ये एडवेंचर क्या मोड़ लेगा, कैसे कहानी बदलेगी, और गंगाधर पंत क्या अपनी दुनिया में लौटेंगे या वो इसी पैरेलल वर्ल्ड में रह जाएंगे, ये हम जानेंगे पार्ट 2 ऑफ द लेसन में। पढ़ते रहिएगा और सोचते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।